वेलकम बैक वंस अगेन। इनकम टैक्स की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ऑल्सो नोन एज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। लेकिन आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लोजर आपको जरूर दूंगा। देखिए, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सिटी कॉमर्स एकेडमी, ये बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देता है इन सारे के सारे टॉपिक्स में। तो जो हमारी क्लासेस हैं वो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाती हैं। लेकिन हमारी इन क्लासेस को एक एकेडमिक स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो CA CMA की प्रिपरेशन करता है वो भी देख सकता है, क्योंकि इन क्लासेस को हमने सेक्शन वाइज कंप्लीट डिटेल के साथ ही डिजाइन किया है। तो यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। दूसरी बात, जो आज का हमारा ये सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है सेक्शन 80C to 80U, ये एक क्विक रिव्यू रहेगा, यानी क्लास थोड़ा फास्ट मोड में चलेगी। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में ना आए तो वो उसे रिपीट कर सकता है। हाँ, बेसिकली एक क्विक रिव्यू चाहे हो, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे कंटेंट, सारे के सारे टॉपिक और सारे के सारे सेक्शंस हमने कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, जब हम इनकम टैक्स में डिडक्शंस की बात करते हैं तो नॉर्मली डिडक्शन दो टाइप की होती हैं। एक वो डिडक्शंस जो हमें स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम में से मिलती हैं, और एक वो डिडक्शंस जो एक एसएससी को ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती हैं। देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करने के स्टेप्स की बात करें तो वो स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल के केस में उसकी इनकम को हमें अलग अलग हेड वाइज कंप्यूट करना होता है, यानी सैलरी की इनकम अलग से कंप्यूट होती है, हाउस प्रॉपर्टी की अलग से, बिजनेस की अलग से, कैपिटल गेन की अलग से और अदर सोर्सेज की अलग से। जब हम हाउस प्रॉपर्टी की या फिर सैलरी की इनकम को कंप्यूट करते हैं तो सैलरी की इनकम में से हमें सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है। अब ये डिडक्शन हमें इसलिए मिलती है, बीइंग ए एम्प्लॉय, जब हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो वहां हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। उन्हीं एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें सैलरी में से अलग से डिडक्शंस मिलती हैं। हाउस प्रॉपर्टी में बीइंग ए लैंडलॉर्ड, जहां हमें इनकम हो सकती है वहां हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी रहते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए सेक्शन 24 में हमें डिडक्शन मिलती है। बिजनेस में तो होते ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो उनकी सारी डिटेल, उन डिडक्शंस की डिटेल हमें सेक्शन 30 से 37 में दी गई है। कैपिटल गेन में से भी हमें सेक्शन 54 की डिडक्शन अलग से मिलती है, और अदर सोर्सेज में भी हमें सेक्शन 57 की डिडक्शन मिलती है। यानी सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में हम हेड वाइज अलग अलग इनकम कंप्यूट करेंगे, और फिर सारे हेड से जितनी इनकम आएगी उसको हम टोटल करेंगे। फिर उस टोटल में न सिर्फ एक एसएससी को अपनी इनकम, बल्कि कुछ सर्कमस्टांसेस में अपने किसी दूसरी फैमिली मेंबर जैसे कि स्पाउस या माइनर चाइल्ड की इनकम को भी क्लब करना पड़ सकता है, अगर उसके ऊपर क्लबिंग के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं सेक्शन 60 to 85। दूसरे की इनकम को क्लब करने के बाद अगर एक एसएससी को किसी पर्टिकुलर हेड से लॉस है तो उस लेस को भी हमें सेट ऑफ करने का मौका मिलता है। और ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद हमारी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें एक बार फिर से डिडक्शन मिलती हैं, और वो डिडक्शन है चैप्टर 6A की, और शुरू होती है सेक्शन 80C से लेके 80U तक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की डिडक्शंस को लेस कर दें, उसके बाद हमारी आती है टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसके बाद हम इंडिविजुअल की एज के अकॉर्डिंगली स्लैब को अप्लाई करके टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन डिडक्शंस की बात करें कि जब एक इंडिविजुअल को हेड वाइज उसके एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए डिडक्शंस मिल जाती हैं, तो फिर उसे दोबारा ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस क्यों मिलती हैं, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स में सेविंग की हैबिट को एनकरेज करने के लिए, उनको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के लिए बेसिकली एनकरेज किया जाता है। अब वो ड्यूटीज, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वो एक एसएससी की अपने लिए भी हो सकती है, अपनी फैमिली के लिए भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इवन नेशन के लिए भी हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से एक इंडिविजुअल को इन सारी हैबिट को एनकरेज करने के लिए डिडक्शंस दी जाती हैं। और खासतौर पे ये डिडक्शंस जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हैं, डोनेशन के लिए हैं, किसी डिसेबल डिपेंडेंट की अगर हम बात करें उसकी देखरेख के लिए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी हमें डिडक्शंस मिलती हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ये इन डिडक्शंस को लेके नहीं है, और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमें ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलती है चैप्टर 6A के अकॉर्डिंगली।
अगर हम अब चैप्टर 6A की बात करें, देखिए इनकम टैक्स में चैप्टर 6A को भी अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, बी, सी, सी, ए और डी। इसका जो पार्ट ए है इसमें सेक्शन कवर होते हैं 80A, 80AB, 80AC। बेसिकली पार्ट ए में जो हमारे जनरल रूल्स गवर्नमेंट ने बताए गए हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक डिडक्शंस के। अगर हम पार्ट बी से लेके डी तक इन सारे पार्ट्स की बात करें तो इसमें वो सारी की सारी डिडक्शंस आती हैं जो 80C से लेके 80U तक हमें मिलती हैं, लेकिन इन डिडक्शंस को क्लेम करने के जो जनरल रूल्स हैं वो हमें पार्ट ए में मिलेंगे। तो ये सारी डिडक्शंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, जिसमें हमें कुछ जनरल रूल्स बताए गए हैं। अगर हम पार्ट ए की बात करें, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम इन सारे सेक्शंस को इकट्ठा एक साथ डिस्कस करें, सेक्शन 80A, 80AB और 80AC को। सेक्शन 80A के सबसेक्शन 1 में गवर्नमेंट ने कहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U shall be allowed from gross total income after applying the provision of clubbing and set off। जैसे कि अभी हमने इस सारी बात को डिस्कस किया था, ये सारी डिटेल हमने डिस्कस की थी कि पहले हेड को क्लब करने के बाद हम इनकम को क्लब करेंगे, फिर उसके बाद लॉस को सेट ऑफ करेंगे, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, तो उसके बाद हमें डिडक्शंस मिलेंगी। तो यानी ये जो डिडक्शंस मिलती हैं हमें ग्रॉस टोटल इनकम से मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 2 है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A shall not exceed the ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए यहां इस ग्रॉस टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इसे हम बेसिकली नॉर्मल इनकम लेते हैं। देखिए जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आती है उसमें 2 टाइप की हमारी इनकम रहती हैं, एक वो इनकम जिनके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होता है और एक वो इनकम जिन पे स्पेसिफिक रेट अप्लाई होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल के गेन के केस में कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमें 15% से स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से परसेंटेज से टैक्स देना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें स्पेशल रेट लगता है 20% का, लॉटरी के केस में 30% लगता है। तो यानी वो सारी इनकम जिन पे स्पेशल रेट अप्लाई होता है उनके ऊपर अगर हम बात करें सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस हमें नहीं मिलती। तो क्योंकि उनमें हमें ये डिडक्शंस नहीं मिलती तो फिर इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम उन इनकम को छोड़ देते हैं, यानी जीटीआई में हमारी सिर्फ नॉर्मल इनकम होनी चाहिए जिनके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होते हैं। और अगर हम बात करें, देखिए ये जो मेन पॉइंट है कि जितनी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है, नॉर्मल इनकम है, सेक्शन 80C से लेके 80U तक जितनी भी हमें डिडक्शन मिलनी है उन सारों का जो टोटल है वो हमारी जीटीआई को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जीटीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे एक एसएससी की सैलरी से कुछ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीपीपी और अदर सोर्सेज की यहाँ पे इनकम हमने मेंशन की है। सैलरी की उसकी रियल इनकम तो 6 लाख है, लेकिन उसे कुछ डिडक्शंस मिलने के बाद उसकी जो सैलरी हेड से टैक्सेबल इनकम है 4 लाख है। एंड इसी तरीके से रिमेनिंग हेड्स की भी हमने टैक्सेबल इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है जीटीआई है 7,50,000 आई है। अब इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो सेक्शन 80C से लेके 80U तक टोटल इन्वेस्टमेंट की है वो 8 लाख है। अब यहां पे जो एलिजिबल इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख है, लेकिन क्योंकि यहां पे इस पर्सन की जीटीआई 7,50,000 है तो इसको कुल मिला के जो डिडक्शन है वो 7,50,000 की ही मिलेगी। यानी जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो जीटीआई के बराबर तो हो सकती है, टैक्सेबल इनकम हमारी 0 तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल तो वही है, बस इसमें हमने एक इनकम और ऐड की है, कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन वो उस टाइप का है कि जिसपे हमें 15% का स्पेशल रेट लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जैसे शेयर्स वगैरह से। तो अगर सपोज करो हमारे ये इनकम भी है तो यहां हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 8,50,000 है, इन्वेस्टमेंट हमारी 8 लाख है, बट जो हमारी नॉर्मल इनकम है उसका टोटल क्योंकि 7,50,000 है तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में भी हमें मैक्सिमम डिडक्शन 7,50,000 की ही मिलेगी। ये 1 लाख रुपीस की लॉटरी की इनकम भी हो सकती थी, तो उस सिचुएशन में भी हमें 7,50,000 की डिडक्शन ही मिलती। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए इन डिडक्शंस को जो हमारे चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं इन्हें हमें अपनी आईटीआर में क्लेम करना होता है। अगर किसी वजह से हम इन डिडक्शंस को क्लेम करना भूल जाएं तो फिर ना तो ये हमारे असेसमेंट के टाइम पे, ना स्क्रूटनी के टाइम पे, ना फर्स्ट अपील के टाइम पे इन डिडक्शंस को दोबारा क्लेम किया जा सकता है। हाँ, फाइनल स्टेज में अपीलेट अथॉरिटी के पास जरूर ये राइट होते हैं, लेकिन वहां पे भी बेहद मुश्किल होता है, वहां पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए चाहे रिटर्न हम लेट फाइल करें,
हमारी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल हो, ओरिजिनल हो, बिलेटेड हो, रिवाइज रिटर्न हो, उन सारी की सारी रिटर्न्स में इन डिडक्शंस को हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन डिडक्शंस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम इनको क्लेम करें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए हमें जब हम जनरल रूल्स की बात करते हैं, इन जनरल रूल्स के अलावा अभी जो हमारा लेटेस्ट बजट 2020 का आया उसमें इनकम टैक्स में एक सेक्शन और जोड़ा गया और वो सेक्शन है 115BAC। इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने एक नई रेट स्लैब को और इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग रेट स्लैब है उससे कम टैक्स है, थोड़ा डिस्काउंटेड रेट है। और ये बेसिकली हमें जो स्लैब मिलेगी ये मिलेगी फाइनेंशियल ईयर यानी असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड। अब अगर जो हमारी डिस्काउंटेड यानी जो हमारी लेस रेट की रेट स्लैब है इसे हम ऑप्ट करते हैं तो इस जो हमारी नई रेट स्लैब है उसके ऑप्ट करने के बाद हमें जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगी। यानी चैप्टर 6A की जितने डिडक्शंस हैं उनको लेने के लिए हमारी जो ओल्ड स्लैब रेट है उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। हाँ, हमें नई स्लैब के साथ सिर्फ 80C से लेके 80U तक जहां की बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी हमें डिडक्शंस मिलती हैं, उनमें से सिर्फ एंड सिर्फ 80CC-D और 80JJAA की डिडक्शन तो मिल जाएंगी। इसके अलावा हमें कोई दूसरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें नई स्लैब रेट की तो उसमें थोड़ा मार्जिनल सा ही डिफरेंस है। ये एक स्लैब रेट है जिनकी एज 60 ईयर तक है। अब अगर आप इसे स्टडी करते हो तो जो हमारी 2.5 से लेके 5 लाख तक की इनकम होती है उसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग रेट है उसमें भी 5% टैक्स है और नई स्लैब में भी 5% है। लेकिन जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा डिफरेंस आया है, 5 लाख से लेके 7,50,000 तक एग्जिस्टिंग में 20% है और उसमें 10% है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद आप इस रेट स्लैब को स्टडी कर सकते हो। अब अगर हम इस नई अल्टरनेटिव स्कीम के साथ जाते हैं, जैसे कि इस पे हमने लिखा है कि नई अल्टरनेटिव स्कीम है, हमारी चॉइस रहेगी कि हम ये रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करें या ये रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करें। डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहेगा, अगर आप ये रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते हो तो आपको चैप्टर 6A की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी और इसके साथ आपको डिडक्शंस मिलेंगी। ये रेट स्लैब तो 60 ईयर की एज तक का है, इसके अलावा 80 ईयर तक के जो हमारे सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है उनके स्लैब रेट भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस किए गए हैं। तो यानी अगर हम बात करें नए सेक्शन आने के बाद हमें जो है सिर्फ पुरानी नए रेट स्लैब आने के बाद हमें ये चॉइस मिली है, हम अकॉर्डिंगली से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने चैप्टर 6A की बात करें कि वो कौन कौन से सेक्शन हैं जो हम एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करते हैं। देखिए अगर इसके हम पार्ट B, CA और D पार्ट की बात करें तो इसमें ये वो मेन सेक्शन है जब हम किसी इंडिविजुअल की रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, इनमें से कोई ना कोई सेक्शन किसी न किसी इंडिविजुअल के ऊपर जरूर अप्लाई होता है। अपनी आज की इस क्लास में इन सारे सेक्शंस को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन 80C। देखिए अगर हम सेक्शन 80C की बात करें तो ये सेक्शन सबसे फेमस भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग टाइप की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की डिडक्शंस मिलती हैं और ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल भी ले सकता है और HUF भी ले सकता है। इसका जो मेन पॉइंट रहेगा कि पूरे सेक्शन 80C की एक मैक्सिमम कैप है 1,50,000, यानी हम इन्वेस्ट तो अलग अलग जगह कर सकते हैं लेकिन उसका जो ग्रैंड टोटल है अगर वो 1,50,000 से एक्सीड करता है तो वहां पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी जो हमने एक्चुअल में पे किया या 1,50,000 विच एवर इज लो। लेकिन इस सेक्शन की दूसरी खास बात क्या है कि डिडक्शन लेने के लिए हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा। किसी भी ड्यू बेसिस पे हम इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम 80C में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जो हमारी इन्वेस्टमेंट हैं एलिजिबल मानी जाएंगी जिनकी डिडक्शन हम सेक्शन 80C में ले सकते हैं। तो जो हमारी मेजर डिडक्शंस हैं जो खास तौर पे इंडिविजुअल सारों को इंपैक्ट करती हैं वो हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। इसमें सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि एक मेजर डिडक्शन मानी जाती है सेक्शन 80C की, क्योंकि आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस तकरीबन हर पर्सन की एक नेसेसिटी है। तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम की हमें डिडक्शन मिलती है। किसी से भी आप चाहे किसी भी आप पॉलिसी को ले सकते हो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है कि इंश्योरेंस किसका हम कराएं। देखिए अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल अपना इंश्योरेंस
प्रीमियम भी पे कर सकता है, अपने स्पाउस का भी कर सकता है, यानी हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, उसके बाद अपने बच्चों का भी किया जा सकता है। और अगर हम HUF की बात करें तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है। अगर ये प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा एसएससी है, चाहे उसका स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों टाइप के एसएससी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो खास तौर पे हमें ध्यान रखने हैं। देखिए, एक तो हमने डिस्कस किया कि 1,50,000 तक की हमें डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन यहां पे कुछ इंडिविजुअल पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 ऑनवर्ड हमने ली है और वहां पे अगर हमारा जो सम इंश्योर्ड है उसका जो अमाउंट है 10% से एक्सीड करता है, तो जितना भी एक्सीडेड अमाउंट है उसकी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है 10% ऑफ सम अश्योर्ड। देखिए, सपोज करो हमने कोई एक पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली और वो पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो 20 लाख रुपीस है। अब 20 लाख रुपीस का 10% बनता है 20,000, लेकिन हमारा एनुअल प्रीमियम है जो हमने पे किया 22,000, तो इस सिचुएशन में हमें सिर्फ 20,000 की डिडक्शन मिलेगी, 2,000 की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अमाउंट 10% को एक्सीड कर चुका है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है तो उसमें 20% की कैप है, यानी सम इंश्योर्ड का 20% तक हम ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद तो ली गई है, बट पर्सन को 80U या 80DDB बेसिकली डिसेबल हैंडीकैप के लिए है, उसके बारे में भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। को अगर उसको किसी भी पर्सन को 80U फिर DDB की डिडक्शन मिलती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सम इंश्योर्ड का वो 15% तक ले सकता है, अगर उसने पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम PPF भी बोलते हैं। देखिए, खास तौर पे ये स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है। ये एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक PPF अकाउंट होता है जो हमें नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, इवन पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाता है। इसकी जो खास बात रहती है, इसमें हमें साल में कम से कम 500 रुपीज डिपॉजिट कराने होते हैं। मैक्सिमम इसमें हम 1,50,000 पूरे साल में डिपॉजिट करा सकते हैं, हर महीने भी इसमें डिपॉजिट कराया जा सकता है। लेकिन इस अकाउंट की खास बात रहती है कि इसमें 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये सेक्शन है ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर किसी भी पर्सन का PPF अकाउंट है तो इसके अंडर उसने कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी वो डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट की हम बात करें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे हमारे पास म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन इन स्कीम्स की अगर हम बात करें तो एक सबसे मेन पॉइंट रहेगा कि अगर आप कोई ऐसी स्कीम ऑप्ट करते हो तो उसमें कम से कम 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है। वैसे भी जब हम कोई इक्विटी स्कीम आप लेते हो, कोई म्यूचुअल फंड लेते हो, तो एक बार हमें चेक करना चाहिए कि उसमें जो लॉक इन पीरियड तो है उसके ऊपर 80C की डिडक्शन अवेलेबल है या नहीं। तो अगर आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी सेक्शन 80C में कवर्ड है, खासतौर पे म्यूचुअल फंड। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो 5 ईयर बैंक डिपॉजिट। देखिए, जैसे कि अभी हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्शन है, तो कुछ बैंक हमें ऐसी FD अकाउंट देते हैं जिसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है और उसमें सेक्शन 80C की डिडक्शन हमें मिलती हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी FD ली है तो उसे फिर प्री मैच्योर नहीं कराया जा सकता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट। यानी देखिए, जब हम होम लोन लेते हैं तो उसमें हम कोई इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो एक इंस्टॉलमेंट में हमें 2 कंपोनेंट पे करने होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। देखिए, इंटरेस्ट की डिडक्शन जब हम हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सेक्शन 24B में हमें वहां पे मिल जाती है। अब हमारे को इंटरेस्ट कंपोनेंट की तो डिडक्शन मिल चुकी है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C में। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, हमारा जो हाउस है वो कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, किसी प्लॉट या किसी आप कोई जमीन लेते हो, प्लॉट लेते हो, रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हो, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई हाउस है जिसकी आपको अभी तक पोजेशन नहीं मिला, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। यानी पोजेशन हमारे पास होना चाहिए और दूसरी बात है कि हाउस कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। तो जब हम अपनी EMI पे करते हैं तो जितना हमने प्रिंसिपल एक्चुअल में पे किया उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। देखिए, जब हम एक नया हाउस परचेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में
हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होती है, तो इसकी डिडक्शन भी हमें 80C में मिलती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे भी वही है, हाउस कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए और फिजिकल पोजीशन उसका हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे हम NSC भी बोलते हैं, अगर हम NSC में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये भी सारा का सारा हमें 80C में कवर मिलेगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए खासतौर पे स्कीम चलाई गई है। तो अगर हमारे पास हम इस स्कीम में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, कंडीशन इसमें एक ही है कि जो हमारा गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 ईयर से कम होनी चाहिए, 10 ईयर तक होनी चाहिए, और एक गर्ल चाइल्ड के केस में एक ही अकाउंट हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो इसकी डिडक्शन भी हमें सेक्शन 80C में मिल जाएगी। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, खासतौर पे जब कोई सीनियर सिटीजन पर्सन होता है तो वो काम शायद ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ पैसा होता है जिसे वो बैंक में रखना पसंद करता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस स्कीम के तहत उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हमें स्कीम मिलती है। इसमें भी हमारा जो लॉक इन पीरियड है वो 5 ईयर का रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, सीनियर सिटीजन की एज 60 ईयर तो कही गई है, लेकिन अगर किसी को कोई VRS मिले तो वहां पे हम 55 ईयर की एज में इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस पॉइंट की डिडक्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही मिल सकती है। तो ये भी हमारा 80C में कवर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड ट्यूशन फीस। देखिए आज की डेट में हर SSC के बच्चे तो जरूर होते हैं, अब बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, स्कूल की ट्यूशन फीस भी जाती है, या स्कूल की जब हम फी पे करते हैं तो वो उस फी की डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि देखिए जो डिडक्शन है वो अवेलेबल है इंडिविजुअल पेरेंट्स को है और गार्जियन को भी है और स्पॉन्सर को भी है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो हमने डिडक्शन लेनी है वो मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ले सकते हैं। अगर किसी पर्सन के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 2 बच्चों की हस्बैंड और बाकी जो दूसरे 2 अगर कोई और बच्चे हैं तो उसके वाइफ में अलग अलग करके लिया जा सकता है। उसके बाद जो बच्चे का हमने एडमिशन कराया, जहां हम उसकी ये स्कूल फी पे करते हैं, वो स्कूल इंडिया में होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स के लिए होना चाहिए, चाहे इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड बाहर से क्यों ना हो, फॉरेन से अब्रॉड से क्यों ना हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन होना इंडिया में चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब हमें डिडक्शन मिलेगी, ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगी, और चाहे हम लीगल गार्जियन हैं तो भी हमें ये डिडक्शन मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स के केस में, क्योंकि आमतौर पे ये पॉइंट हर टाइप के इंडिविजुअल को लगभग इंपैक्ट करता ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए सेक्शन 80 में कुछ सब सेक्शंस भी हैं जिनके अंडर हमें डिडक्शंस मिलती है, उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले सेक्शन 80CCC है जिसमें हमें 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। ये डिडक्शन मिलती है पेमेंट मेड टुवर्ड पेंशन प्लान और एन्युटी प्लान ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर हमने कोई पेंशन प्लान इंश्योरेंस कंपनी से लिया है तो सेक्शन 80CCC में हमें 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन 80CCD में भी हमें 1,50,000 की मिलेगी, ये भी पेंशन स्कीम है, लेकिन ये पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है। और इस सेक्शन में एक बात और ध्यान रखना, सेक्शन 80CCD में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था क्लास के बिगिनिंग में कि अगर हम नई रेट स्लैब को ऑप्ट करते हैं तो हमें सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन इस सेक्शन की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे आप नई रेट स्लैब को भी क्यों ना यूज करो। उसके बाद सेक्शन 80CCF है, इसमें हमें 20,000 रुपीज की डिडक्शन मिलती है अगर हम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को परचेज करते हैं। 80CCG में हमें 25,000 तक की डिडक्शन मिलती है अगर हम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विटी सेविंग स्कीम में करते हैं। तो यानी ये कुछ सब सेक्शन भी हैं अलोंग विद 80C। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 80C का कि इसमें हम डिडक्शंस कैसे क्लेम करते हैं। देखिए जैसे सपोज करो कोई एक इंडिविजुअल है, उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 40,000 और उसने अपनी वाइफ का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 35,000 पे किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी उसका है, उसमें उसने 20,000 का कंट्रीब्यूट किया, बच्चों की स्कूल फीस 2 बच्चों तक की उसकी टोटल फीस जो उसने पे की वो 30,000 रुपीज है। अब यहाँ पे जो टोटल पेमेंट उसने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में की है वो 1,25,000 है। अब क्योंकि ये सारी की सारी डिडक्शन सेक्शन 80C में कवर है तो इनकी डिडक्शन हमें कंसोलिडेटेड मिलेगी, लेकिन सेक्शन 80C की कैप है 1,50,000।
बट यहां जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये 1,50,000 से कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट 1,25,000 है, तो इस सिचुएशन में हमारे को पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इसी एग्जांपल को हम थोड़ा चेंज करते हैं कि हमने सपोज करो कुछ हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है जिसमें हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है और जो पूरा हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रिंसिपल की पेमेंट की है, बाकी इन्वेस्टमेंट तो है ही है, प्रिंसिपल की इन्वेस्टमेंट हमारी 1,30,000 है। तो कुल मिला के अब इस सिचुएशन में जो अमाउंट है 2,55,000 आ चुका है, बट क्योंकि सेक्शन 80C की कैप 1,50,000 है तो इस सिचुएशन में हमें डिडक्शन 1,50,000 की ही मिलेगी। अब इस सिचुएशन में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट तो 255 है, डिडक्शन हमें 150 की मिली, तो एक एसएससी क्या कर सकता है? देखिए जब हम किसी भी एक इंडिविजुअल की रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करते हैं तो खास तौर पे मैं सबको ये एडवाइस करता हूं कि आप हस्बैंड और वाइफ की दोनों रिटर्न्स को एक बार साथ रख के कंपेयर कीजिएगा, दोनों को साथ रख के प्लान कीजिएगा, तो आपको वहां पे काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये अगर हम डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे सेल्फ है, स्पाउस है, इसे कोई भी ले सकता है। अगर हस्बैंड की इनकम में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे हमारी लिमिट को एक्सीड करती है तो उस सिचुएशन में कुछ इन्वेस्टमेंट हम वाइफ की रिटर्न में शो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगली है। अब उसके बाद बच्चों की स्कूल फीस भी वहां पे शिफ्ट की जा सकती है। तो अगर हम इस एग्जांपल को कुछ ऐसे करें कि हस्बैंड की इनकम में हम सिर्फ पीपीएफ और हाउस लोन प्रिंसिपल को ले तो 1,50,000 हो जाएगा और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो वाइफ की इनकम में वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न में कंसीडर की जा सकती है। तो ऐसे करके हम इसे प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी सेक्शन 80C की। और अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में हमें डिडक्शन मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की, और ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल को भी मिलती है और ये डिडक्शन एचयूएफ भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये आता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे किया गया। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल, एक एसएससी अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर सकता है, स्पाउस का भी कर सकता है और बच्चों का भी कर सकता है। देखिए ये एक अलग सेगमेंट रहेगा जिसमें वो खुद आ जाता है एसएससी, स्पाउस आ जाता है और बच्चे आ जाते हैं। दूसरा सेगमेंट है वो अपने पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है। इन दो सेगमेंट्स को हम अलग अलग से देखेंगे क्योंकि जो दोनों में लिमिट है वो अलग अलग से फिक्स की गई है। और अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो वहां किसी भी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा सकता है। और अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो चाहे एसएससी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों के केस में सेक्शन 80D की डिडक्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कितने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की हमें डिडक्शन मिलेगी, क्वांटम क्या रहेगा, मैक्सिमम कैप क्या रहेगी। देखिए ये हमारा चार्ट है। देखिए यहाँ पे हमें एक जनरल रूल ध्यान रखना है, जिसका हमने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है अगर उसकी एज 60 ईयर तक है तो कहीं ना कहीं उसके केस में उसे 25,000 तक की डिडक्शन मिलती है एक साल में। और अगर जिसका हमने इंश्योरेंस कराया है उसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है तो उसके केस में 50,000 तक की हमें डिडक्शन मिल जाती है। देखिए इस चार्ट को हम कुछ ऐसे स्टडी करेंगे, एक सेगमेंट में एसएससी खुद है, उसका स्पाउस और साथ में बच्चे हैं, और दूसरे सेगमेंट में उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अलग और खुद के साथ बच्चों की अलग हमें डिडक्शन मिलती है, अलग अलग इसमें कैपिंग है। तो यहां सबसे पहला हम सिनेरियो करते हैं, सबसे पहला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं जब एक इंडिविजुअल की एज 60 ईयर से कम हो और उसके पेरेंट्स की एज भी 60 ईयर से कम हो। तो उस सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टियों की एज 60 ईयर से कम है तो उसके खुद के केस में भी उसे 25,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी और पेरेंट्स के केस में भी उसे 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी, और जो टोटल डिडक्शन है वो 50,000 रुपीज उसे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो कैप है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एसएससी ने अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 पे किया और खुद का उसने 30,000 पे कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्योंकि पेरेंट्स की कैप अलग है वहां उसे पूरे 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, उसने क्योंकि खुद के लिए जो पेमेंट है वो 25,000 की है, पेमेंट उसने 30,000 की है और कैप 25,000 है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर हम बात करें तो उसे 25,000 तक की ही डिडक्शन मिलेगी। तो अगर वो खुद की 30 पे करता है तो 25 और पेरेंट्स की उसे 20, कुल मिला के 45,000 तक की उसे डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कैपिंग अलग अलग है। और अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें जिस केस में इंडिविजुअल की अपनी एज तो 60 ईयर तक है बट पेरेंट्स की एज ज्यादा है,
तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो खुद के लिए उसे 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, और पेरेंट्स की एज क्योंकि 60 ईयर से ज्यादा, यानी जिसका हमने इंश्योरेंस कराया उसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो वहां से 50,000 की अलग से डिडक्शन मिलेगी, टोटल डिडक्शन 75,000 हो जाएगी। सिनेरियो नंबर अगर हम 3 की बात करें कि एसएससी की खुद की एज भी 60 ईयर से ज्यादा है, तो वेरी ऑब्वियस उसके पेरेंट्स की एज भी 60 ईयर से ज्यादा होगी, तो इस सिचुएशन में उसको खुद के लिए भी 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी और पेरेंट्स के लिए अलग से 50,000 की मिल जाएगी, टोटल डिडक्शन उसे 1 लाख रुपीज मिल जाएगी। लेकिन अगर हम नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करें, एनआरआई की बात करें, उसे इस सेक्शन में डिडक्शन तो मिलती है, लेकिन वो चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने पेरेंट्स का पे करे या खुद का पे करे, उसे कुल मिलाकर डिडक्शन 25,000 की ही मिलेगी, मिल जाएगी दोनों ही सिचुएशन में, लेकिन जो मैक्सिमम कैप है 25,000 की ही रहेगी, चाहे वो खुद का कराए, पेरेंट्स का कराए, दोनों पार्टियों का कराए। और अगर हम एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ के केस में भी 25,000 तक की ही डिडक्शन मिलती है, चाहे फैमिली मेंबर की एज कितनी भी क्यों ना हो। देखिए ये हमारा एक कंप्लीट चार्ट है। इसके साथ साथ एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की तो हमें डिडक्शन मिलती है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी डिडक्शन मिलती है, यानी अगर हम अपना रूटीन मेडिकल चेकअप कोई कराते हैं, कोई भी हम किसी भी टाइप के कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो उस सिचुएशन में उसकी हमें डिडक्शन मिलती है 5,000 तक की। लेकिन यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे सपोज करो किसी इंडिविजुअल ने अपनी 5,000 तक की ये डिडक्शन क्लेम की, 5,000 तक उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे स्पेंड किया, तो उस 5,000 की वजह से जो उसकी ये लिमिट है ये इंक्रीज नहीं होती, यानी उसने मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है और साथ में प्रिवेंटिव भी लिया है, तो दोनों को मिला के जो कैप है वो 25 पे ही आके रुकेगी, यानी 5,000 का हमें कोई अलग से जो डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी हमारी ये कैपिंग को इंक्रीज नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक एसएससी ने 23,000 अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो 23,000 पे किया तो उसकी डिडक्शन उसे मिल जाएगी, लेकिन उसने 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे भी स्पेंड किया, तो 23 प्लस 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में इसको 28 की नहीं बल्कि कुल मिलाकर 25 की ही डिडक्शन मिलेगी अगर उसकी एज 60 ईयर से कम है। तो यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन तो मिलती है, बट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी कैपिंग को जो मैक्सिमम लिमिट है उसको चेंज नहीं करेगी, विद इन द लिमिट ही आपको डिडक्शन मिलती है। उसके बाद कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी IRDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसमें अदर देन कैश मोड से पेमेंट की गई हो, कैश पेमेंट इसमें अलाउड नहीं है। दूसरी बात है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए हम पेमेंट करते हैं ये पेमेंट जरूर हमारी कैश में हो सकती है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि जो वर्किंग चिल्ड्रंस होते हैं उनका अगर हम इंश्योरेंस कराएं तो उसकी डिडक्शन हम नहीं ले सकते। ऐसे केसेस के अंदर जो वर्किंग चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट नहीं है, तो वो अपने खुद की रिटर्न में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए मेडिकल इंश्योरेंस हम कई सालों के लिए करवाते हैं और कई बार हमें अच्छे ऑफर मिल जाते हैं और कई साल का हम प्रीमियम इकट्ठा पे कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप जितना पर्टिकुलर एक असेसमेंट ईयर का आपका एक्चुअल में इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है जो आपने पे किया उस रेशो में उसे क्लेम कर सकते हो। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान रखना सेक्शन 80D से लेके। अब यहाँ पे इसमें कुछ और सेक्शन भी हैं इसी सीरीज में। सेक्शन 80D भी है जिसमें हम डिसेबल डिपेंडेंट की बात करते हैं। देखिए जब हम सेक्शन 80DD की बात करते हैं तो इसमें हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद ए डिसेबिलिटी, यानी डिपेंडेंट भी होना चाहिए और साथ में डिसेबल भी होना चाहिए। तो अगर एसएससी किसी डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर कोई उसकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई एक्सपेंस करता है तो उसकी डिडक्शन सेक्शन 80DD में हमें मिलती है। देखिए अगर हम डिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट में स्पाउस आता है, चिल्ड्रन आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, भाई बहन भी आ सकते हैं एसएससी के। तो इनमें से अगर कोई भी पर्सन है जिसका एसएससी देख रेख करता है, उसके ऊपर किसी भी टाइप के मेडिकल एक्सपेंसेस करता है, तो उसको बेनिफिट यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर वो ले सकता है। एचयूएफ के केस में कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट होना चाहिए, यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकता, सिर्फ एंड सिर्फ एक रेजिडेंट ही ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कौन सी इलनेस हैं जिनके इलाज करने पे एक डिपेंडेंट
के केस में हम ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखिए ये वो इलनेस है, यहाँ पे इनकी हमने डिटेल दी, यानी एक एसएससी के डिपेंडेंट को अगर इनमें से कोई भी इलनेस है उसके ट्रीटमेंट के लिए वो स्पेंड करता है तो उसे सेक्शन 80 डीडी में डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये मेन रूल है। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 80 डीडी में डिडक्शन मिलेगी कितनी। देखिए अगर जो हम एसएससी का डिपेंडेंट है, जो डिसेबल भी है डिपेंडेंट भी है, अगर उस डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, देखिए 40% तक डिडक्शन नहीं मिलती, अगर डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 तक की उसे डिडक्शन मिल सकती है। तो ये कुछ रूल है हमारे सेक्शन 80 डीडी के। अब इसके साथ एक सेक्शन और आता है 80 डीडी बी। देखिए ये 80 डीडीबी की अगर हम बात करें, ये कुछ स्पेसिफिक इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए सेक्शन बनाया गया है। देखिए जैसे कि इसमें हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड इलनेस, यानी अगर किसी एसएससी को, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एसएससी खुद भी कवर है। देखिए सेक्शन 80 डी में एसएससी खुद कवर नहीं है, उसका डिपेंडेंट कवर है, बट सेक्शन 80 डीडीबी में खुद भी कवर है, और स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारे के सारे इसमें कवर हैं। यानी अगर एक एसएससी को कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, वो स्पेसिफाइड डिजीज कौन सी है उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, अगर उनमें से कोई डिजीज है उसका वो ट्रीटमेंट कराता है तो उसे इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलती है। यहां पे भी एक बात ध्यान रखना, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट होना चाहिए, एनआरआई स्टेटस को, नॉन रेजिडेंट इंडियन को ये डिडक्शन नहीं मिलती। अब बात करते हैं वो कौन सी इलनेस है जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए ये डिडक्शंस मिलती हैं। देखिए ये वो डिजीज हैं, ये काफी डेंजरस डिजीज होती हैं जिसमें कैंसर वगैरह इस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स कवर होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप की डिजीज में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट एक एसएससी को ये बेनिफिट देती है सेक्शन 80 डीडीबी में। अब वो चाहे खुद का इलाज करवाए या अपने इनमें से किसी भी लिस्ट में से वो जो भी हैं उसके चाहे स्पाउस हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, किसी का भी वो ट्रीटमेंट अगर कराता है और पैसे अपने पास से पे करता है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 80 डीडीबी में उसे डिडक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन ये आता है कि कितनी डिडक्शन मिलेगी। देखिए यहाँ पे रूल डिपेंड करता है कि जो पेशेंट्स है, अगर एसएससी खुद है या उसका कोई फैमिली मेंबर है, जो भी पेशेंट है अगर उसकी एज 60 ईयर तक है तो उसे 40,000 की डिडक्शन मिलेगी, अगर 60 ईयर से ज्यादा है तो उसे 1 लाख रुपीस की डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। तो यानी कुल मिला के 80 डी की सीरीज में हमारे 3 सेक्शन है। 80 डी में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की हमें डिडक्शन मिलती है। 80 डी में अगर एक एसएससी का कोई डिपेंडेंट डिसेबल है उसके ट्रीटमेंट का वहां पे डिडक्शन मिलती है। डीडीबी में एसएससी चाहे खुद हो या उसका कोई डिपेंडेंट हो, अगर उसे कोई स्पेसिफाइड डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। तो ये तो था सेक्शन 80 डी, और अब हम बात करेंगे सेक्शन 80 ई की। सेक्शन 80 ई में हमें डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, जैसे कि इसे हमने यहां पे भी मेंशन किया है। सेक्शन 80 ई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अब ये डिडक्शन मिलती किसे है? देखिए अगर हम ये डिडक्शन की बात करें तो सिर्फ एंड सिर्फ ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ में डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किसकी एजुकेशन के लिए लोन लिया जाए। देखिए यहाँ एक एसएससी अपनी एजुकेशन के लिए भी लोन ले सकता है, स्पाउस की हायर एजुकेशन के लिए भी ले सकता है, बच्चों के लिए भी ले सकता है, या एसएससी अगर लीगल गार्जियन है तो इस सिचुएशन में अगर वो हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है तो उसे डिडक्शन मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि डिडक्शन लिमिट कितनी रहेगी। देखिए एजुकेशन लोन के केस में जब हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है तो जितना उसके ऊपर एक साल में इंटरेस्ट पे एक्चुअल में किया जाता है सारे के सारे अमाउंट की हमें डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में एक एसएससी ने जितना चाहे इंटरेस्ट अमाउंट पे किया हो। देखिए यहाँ प्रिंसिपल के रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट की मिलती है। तो ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। बस यहाँ पे एक ही हमारी रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है ये जब हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो मैक्सिमम 8 ईयर तक ये डिडक्शन ली जा सकती है। यानी अगर एक एसएससी ने अपने या अपने बच्चों के लिए कोई हायर एजुकेशन लोन लिया है, अब उसकी रीपेमेंट अगर वो 8 ईयर तक कर देता है तो उस सिचुएशन में तो ठीक है, 8 ईयर तक उसे डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट का अमाउंट रहा हो।
लेकिन अगर लोन 8 ईयर तक रीपेमेंट नहीं होता, उसके बाद वो चलता है, तो उस सिचुएशन में भी इंटरेस्ट तो उसे पे करना ही होगा। लेकिन अगर 8 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट वो पे करेगा उसकी डिडक्शन फिर उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है 8 ईयर्स की। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं सेक्शन 80E के केस में। बस यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, हायर एजुकेशन हम सेकेंडरी एजुकेशन यानी 10+2 के बाद की एजुकेशन की बात करते हैं, और ये एजुकेशन किसी वोकेशनल या फिर रेगुलर कोर्स की हो सकती है। इवन एजुकेशन जहां से बच्चे ने लेनी है वो इंडिया में भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, अब्रॉड में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बस शर्त यही है कि हायर एजुकेशन के लिए लिया गया हो। तो बाकी कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो उसे इंटरेस्ट की डिडक्शन 8 ईयर तक मिल जाएगी इस सिचुएशन में। उसके बाद सेक्शन 80E की सीरीज में 2 सेक्शन और हैं, सेक्शन 80EE और EEA। तो चलिए इन्हें भी डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन 80EE बेसिकली ये उन असेसीज के लिए है जिन्होंने फर्स्ट टाइम होम बाय किया है। तो अगर कोई भी रहने के लिए कोई मकान खरीदता है, फर्स्ट टाइम खरीदता है, तो वहां उसे इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में मिलती है, जैसे कि अभी हमने। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट की वहां से लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए और उसके बाद भी उसे डिडक्शन लेनी है, तो इस सेक्शन के अंदर उसे 50,000 की और डिडक्शन मिल जाएगी। यानी 24B में तो उसे डिडक्शन मिल ही जाएगी। उसके बाद अगर वो लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए तो 50,000 तक की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE हम क्लेम कर सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से। और साथ में इसके साथ एक सेक्शन और है 80EEA। देखिए, ये फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए है। ये अगर किसी एसएससी ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर कोई हाउस परचेज किया है तो ये डिडक्शन उसको मिलती है। और इसमें भी क्वेश्चन वही है कि सबसे पहले जो 1.5 लाख की उसकी जो लिमिट है वो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे एडजस्ट करेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों सेक्शन को इकट्ठे क्लेम नहीं किया जा सकता अगर हम बात करें इन दोनों को, 80EE और साथ में EEA को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, और साथ में अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर कोई हाउस परचेज करता है। तो ये तो था हमारा सेक्शन 80E। और अब हम बात करेंगे सेक्शन 80G की। और सेक्शन 80G में हमें डिडक्शन मिलती है डोनेशन की। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है, सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलाउ डोनेशन मेड टू द स्पेसिफिक रिलीफ फंड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एज ए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, अगर कोई एसएससी डोनेशन देता है तो उसे डिडक्शन सेक्शन 80G में मिल सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसएससी इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, किसी भी टाइप का एसएससी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, किसी भी टाइप का एसएससी हो, इवन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सबको ये डिडक्शन मिल जाती है। अब अगला प्रश्न आता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। देखिए, जब हम डोनेशन देते हैं तो 2000 तक तो कैश में दिया जा सकता है, लेकिन अगर इसके ज्यादा हम डोनेट करें तो वो फिर किसी ऑनलाइन मोड, चेक से या किसी बैंक से आप दे सकते हो, डिजिटल मोड से दे सकते हो, लेकिन कैश पेमेंट अलाउड नहीं होती। इवन अगर हम कोई काइंड में डोनेशन दें, किसी आइटम को डोनेट करें, तो उस सिचुएशन में भी हम डोनेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पे जो कंडीशन है पेमेंट की कुछ इस तरह से रहेगी। उसके बाद आता है कि हम जिसको हम डोनेट करें, जिसको हम डोनेशन दें, उसके हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो उसमें मेनली हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द डोनी चाहिए हमें, पैन ऑफ द डोनी चाहिए, एड्रेस ऑफ द डोनी, और कितना अमाउंट हमने कंट्रीब्यूट किया, ये डिटेल हमें चाहिए होती है सेक्शन 80G में डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन सी डिडक्शन है और उनकी कैप कितनी है। देखिए, हम अपनी डिडक्शंस को यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो हमें सेक्शन 80G में मिलती हैं। इसकी लिस्ट ए में 100% डिडक्शन विद क्वालिफाइंग लिमिट के साथ कुछ हमारे डोनेशंस आते हैं। यानी यहाँ पे जितना भी हम डोनेट करेंगे 100% हमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, और कोई क्वालिफाइंग वहां पे लिमिट नहीं है। उसके बाद 50% की डिडक्शन बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के हमें मिल जाएगी। यानी अगर सपोज करो मैंने 1 करोड़ डोनेट किया है और मैंने उसको इस सेगमेंट में किया है, तो मेरे को उसकी 50 लाख रुपीस की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद लिस्ट सी में 100% डिडक्शन तो हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो अमाउंट 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के अंडर होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें डी की, यहाँ पे भी हम 100% जीटीआई का 50% डिडक्शन ले सकते हैं। यानी पहले जो 2 लिस्ट हैं वो बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के हैं, और ये डिडक्शन क्वालिफाइंग लिमिट है।
क्वालिफाइंग लिमिट का मीनिंग क्या हुआ कि हमें अपनी ग्रॉस टोटल इनकम के साथ उस कैप को हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड जीटीआई के जरिए। और अगर हम एडजस्टेड जीटीआई की बात करें तो वो कैलकुलेट करने का हमारा मेथड कुछ ऐसे रहता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फंड हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हम डोनेट करें हमें 100%, 50% या फिर इस सेगमेंट की डिडक्शन मिले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी लिस्ट है। देखिए ये वो डिडक्शंस हैं जहां हमें 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट डिडक्शन मिल जाती है। जैसे इसमें मेनली प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आता है और बहुत सारे फंड हैं। इन किसी भी फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये लिस्ट और भी आगे तक है। तो ये सारे के सारे हमारे फंड्स हैं, अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के हमें 50% तक की डिडक्शन मिल जाएगी अगर हम इनमें से किसी भी फंड में डोनेट करें। उसके बाद एडजस्टेड जीटीआई अगर हम के साथ बात करें तो यहाँ पे 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 100% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के साथ हमें इन फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी वहां पे एडजस्टेड लिमिट के अंडर वो डोनेशन आता है तो उसमें भी हम 100% क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 50% क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्वालिफाइंग लिमिट है हमारी 10% टू विद आप हम बात करें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के साथ। इसमें ये कुछ फंड है तो इनमें अगर आप डोनेट करते हो तो हमें यहाँ पे डोनेशन की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 80CC(G) की। ये खास तौर पे डेवलप किया गया है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए। देखिए इसकी कंडीशंस यहाँ पे हैं। देखिए गवर्नमेंट, हम अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि गवर्नमेंट खुद के डोनेशन के लिए तो बहुत सारे अच्छे हमारे लिए रूल लेके आई है। यहाँ हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बशर्ते कि वो रजिस्टर्ड हो उसको डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई क्वालिफाइंग हमें लिमिट नहीं देखनी, किसी भी टाइप की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि हम जो डोनेशन दें वो चेक के जरिए हो, कैश डोनेशन अलाउड नहीं होता। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो रजिस्टर्ड है आप चेक से डोनेट करते हो तो बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के वो 100% एज ए डिडक्शन आप उसे क्लेम कर सकते हो। सारे के सारे रूल यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। तो खास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी लवर होते हैं उनके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। उसके बाद सेक्शन 80GGA। देखिए ये इस सेक्शन की हम बात करें तो इसमें जो कुछ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए खास तौर पे फंड क्रिएट किए गए हैं जिसकी डिटेल हमने यहाँ पे दी गई है। डिडक्शन फॉर डोनेशन मेड टुवर्ड साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे बस इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर आपने डोनेशन दिया है, वैसे जो एलिजिबल यहाँ पे फंड्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन की बात करें 10,000 तक तो हम कैश दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा हम डोनेट करें तो वो हमें फिर चेक या किसी दूसरे मोड से हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 80GGA में भी हमें डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन हमें 100% मिलती है। बस ये सारे रूल रेगुलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर हम बात करें 80G की, देखिए वैसे 80G जो हमारा सेक्शन है वो डोनेशन के लिए है, लेकिन इसमें एक हमारा और सीरीज आती है 80GG। जब हम 80GG की बात करते हैं तो ये डोनेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड है। देखिए कुछ सिचुएशन में खास तौर पे अगर इस सेक्शन की बात करें, ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो खास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर किसी प्राइवेट टाइप के इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। क्योंकि इस सेक्शन के अंडर जो एक एसएससी रेंट पे करता है उसको उसकी डिडक्शन मिलती है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है वो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। कंडीशन क्या है कि ये इस सेक्शन के अंडर इंटरेस्ट पेड की डिडक्शन उसी सिचुएशन में मिल सकती है जब एसएससी को एचआरए नहीं मिलता, इन एब्सेंस ऑफ एचआरए। अब एचआरए किसे नहीं मिलेगा? अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस करता है, तो वेरी ऑब्वियस ना तो उसको सैलरी मिलेगी ना एचआरए मिलेगा। या कोई प्राइवेट टाइप के इंस्टीट्यूशन में काम करता है, वहां उसे लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, उसे कोई अलग से एचआरए नहीं दिया जाता। तो इस सिचुएशन में भी ये सेक्शन उसके लिए है। और खास तौर पे जो कैंडिडेट रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, तो अगर रेंट पे करता है तो रेंट की डिडक्शन हमें मिलेगी सेक्शन 80GG में इन एब्सेंस ऑफ एचआरए। बस यहाँ पे जो कंडीशंस दूसरी हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि जहां पे एक एसएससी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, अपना बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो वहां पे उसके नाम से, उसकी वाइफ के नाम से, माइनर चाइल्ड के नाम से कोई दूसरी अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। यानी जो रेंटेड अकोमोडेशन है वो किसी थर्ड पार्टी से ली गई हो, घर में से ही हम रेंटेड अकोमोडेशन नहीं ले सकते। और दूसरी बात है कि जिस प्लेस पे हम अपना बिजनेस करते हैं
जिस प्लेस पे हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वहां पे एसएससी की खुद की कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ना हो, इस बात का भी खासतौर पे ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है कि हमें यहाँ पे 10B पे डिक्लेरेशन लैंडलॉर्ड से देनी पड़ेगी। तो ये कुछ रूल्स हैं। अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या ऐसा पर्सन जिसे कोई भी एचआरए नहीं मिलता, सैलरी मिलती है एचआरए नहीं मिलता, तो सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। किसकी? रेंट पे करने की। अगर रेंट एक्चुअल में पे किया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, लिमिटेशन क्या रहेंगी। देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स देखने हैं। एक तो 5000 पर मंथ और दूसरा 25% ऑफ टोटल इनकम। अब यहाँ पे टोटल इनकम किसे कहा गया है उसकी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी नॉर्मल इनकम को यहाँ पे टोटल कहा गया है। उसके बाद एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो इस फॉर्मूले से हम 3 टाइप के पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और जितना जो अमाउंट सबसे लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80GG रेंट पे करने के सिलसिले में, किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्राइवेट टाइप की जॉब जो करता है जहां एचआरए नहीं मिलता उस पर्सन को। तो अगर हम बात करें सेक्शन 80G में तो ये कुछ सेक्शन और इसके पार्ट थे। और अब हम बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA और साथ में TTB की। देखिए इस क्लास में चैप्टर 6A के जितने भी सेक्शंस अभी तक हमने डिस्कस किए उनमें एक एसएससी को डिडक्शन उसी सिचुएशन में मिलती है जब वो एक्चुअल में पेमेंट करता है या फिर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब 2 सेक्शन हम ऐसे स्टडी करेंगे जिसमें एसएससी को कोई पेमेंट करने की या फिर कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, और ये सेक्शन है 80TTA और साथ में 80TTB। इन सेक्शन के जरिए इनमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सेक्शन के जरिए गवर्नमेंट ने एक एसएससी की इंटरेस्ट इनकम को इनकम टैक्स से बाहर किया है, यानी जो इंटरेस्ट इनकम है उसे टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी से बाहर किया है इन सेक्शंस के जरिए। तो 1 बाय 1 करके इन सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन TTA। देखिए सेक्शन TTA खास तौर पे उन एसएससीज के लिए है, उस इंडिविजुअल के लिए है जिसकी एज 60 ईयर से कम है। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल की एज 60 ईयर से कम है और उसका किसी भी बैंक में, किसी भी हम हिंदुस्तान के बैंक की बात करें, चाहे वो किस कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट से उसको कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 तक की उसमें हमें डिडक्शन मिलती है, यानी 10,000 तक की इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाती एज पर दिस सेक्शन। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो रूल्स हैं, ये जो हमारा जो एसएससी है चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों को ये डिडक्शन मिल जाती है। बस आपको खास तौर पे जो बातें ध्यान रखनी है, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट हो, किसी एफडी या आरडी का इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता, सिर्फ एंड सिर्फ सेविंग बैंक का। वो सेविंग बैंक किसी भी बैंक में हो सकता है हिंदुस्तानी, और साथ में पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, और डिडक्शन 10,000 रुपीज तक की इसमें मिलती है। अगर किसी एसएससी के 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट है, उसके 3 या 4 सेविंग अकाउंट है, तो जितना इंटरेस्ट हर बैंक से मिला है उसे कैलकुलेट करके 10,000 तक की, यानी कंसोलिडेटेड उसे 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने कहा कि ये सेक्शन बना है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों टाइप के एसएससी के लिए, खासतौर पे जिनकी एज 60 ईयर तक है। इसके साथ हम एक सेक्शन और डिस्कस करते हैं, TTB। देखिए ये सेक्शन बना है उन एसएससीज के लिए जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है और साथ में उनका स्टेटस रेजिडेंट है। एनआरआई के लिए सेक्शन नहीं बना, रेजिडेंट और साथ में एज 60 ईयर से ज्यादा है, यानी सीनियर सिटीजन के लिए। अब यहां पे जो खास बात है इस सेक्शन में 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की। और दूसरी खास बात क्या है कि सेविंग बैंक की तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगी, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन तो मिलेगी, साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी की भी इसके अंदर हमें डिडक्शन मिलती है। यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है, उसे इंटरेस्ट इनकम आती है, वो हिंदुस्तान के किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो, सेविंग बैंक का हो, उसका किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो सेविंग, उससे इंटरेस्ट आता हो, किसी भी बैंक से आरडी या एफडी से इंटरेस्ट आता हो, तो कुल मिलाकर उसे 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। देखिए अगर हम सेक्शन 80TTA की बात करें तो उसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को डिडक्शन मिलती है, 10,000 तक की मिलती है और सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की मिलती है। लेकिन 80TTB में सीनियर सिटीजन को मिलती है, रेजिडेंट को मिलती है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलती है और 50,000 तक की मिलती है। सेविंग के साथ साथ हमारी एफडी और आरडी का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। अब यहां पे अगर एक ऐसी सिचुएशन बने कि कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है और उसकी एज भी 60 ईयर से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में वो इस सेक्शन में तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। अगर इस डिडक्शन में उसे डिडक्शन मिलती तो 50,000 की मिलती,
लेकिन वो इसकी बजाय फिर सेक्शन 80 टीटी ए में जाके क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो सेक्शन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए बना है, लेकिन वहां डिडक्शन सिर्फ 10,000 की मिलेगी और सेविंग की मिलेगी। लेकिन अगर इस सेक्शन की बात करें तो सेविंग और एफडी दोनों की मिलेगी। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस रहेगा सेक्शन 80 टीटी ए और टीटी बी में। ये इंटरेस्ट इनकम को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया। देखिए, इसको क्लेम करने के लिए अगर हमारी कोई इंटरेस्ट इनकम है, सबसे पहले हम उसे अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड करते हैं, वो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होती है। ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होने के बाद फिर उसे हम इस सेक्शन के अंडर उसकी डिडक्शन लेते हैं, क्योंकि ये डिडक्शन जैसे कि हमने डिस्कस किया ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 रुपीज सेविंग का जो इंटरेस्ट है उसे आप अपनी इनकम में दिखाने से ही छोड़ दो, यानी सबसे पहले हम इनकम में ऐड करेंगे, फिर इस सेक्शन के अंडर उसको हम क्लेम करेंगे। देखिए, ये तो थे हमारे सेक्शन 80 टीटी ए और टीटी बी। और अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 यू की। और सेक्शन 80 यू में कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं एक डिसेबल इंडिविजुअल को, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी रेजिडेंट भी होना चाहिए, एनआरआई नहीं, रेजिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए, हु हैज बीन सर्टिफाइड एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी बाय मेडिकल अथॉरिटी कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 यू। लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि किस फील्ड में, किस एस्पेक्ट में अगर उसकी डिसेबिलिटी है, तो उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, इनमें से अगर किसी भी टाइप की उसे कोई प्रॉब्लम है, इनमें से किसी भी फील्ड में उसको डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, तो वो सेक्शन 80 यू में टैक्स बेनिफिट ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, अब कितना बेनिफिट ले सकता है, देखिए इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिसेबिलिटी कितनी है। अगर इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, उसको जो डिडक्शन मिलेगी अंडर दिस सेक्शन दैट इज 75,000। और अगर किसी की डिसेबिलिटी, किसी इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो उसे इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी 1,25,000 एनुअली। यानी देखिए, अगर कोई एसएससी डिसेबल है, उसे उसके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में उसे कुछ टैक्स बेनिफिट देने के लिए उसकी टोटल इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, ग्रॉस टोटल इनकम को। और अगर हम बात करें तो उसका जो क्वांटिटम है कुछ ऐसे रहेगा जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। देखिए, हमने मेडिकल इंश्योरेंस और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ सेक्शन डिस्कस किए, उन्हें एक बार हम कंपेयर करते हैं। जब हम सेक्शन 80 यू की बात करें तो इसमें एसएससी की खुद की बात की गई है कि अगर एसएससी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर इस सेक्शन 80 यू को हम सेक्शन 80 डीडी और साथ में डीडी बी के साथ कंपेयर करें तो कुछ रिजल्ट ऐसा आता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 80 यू की डिडक्शन एसएससी के खुद के लिए है अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा है, तो इस सेक्शन में वो डिडक्शन ले सकता है। इसके साथ एक सेक्शन और था जो अभी हमने 80 डीडी की सीरीज में डिस्कस किया था। सेक्शन 80 डीडी में भी डिसेबिलिटी की बात की गई है, लेकिन उसमें डिसेबल डिपेंडेंट की बात की गई है। देखिए, सेक्शन 80 सी में अगर एसएससी खुद को कोई प्रॉब्लम है तो इस सेक्शन के अंदर वो बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर एसएससी का कोई रिलेटिव है, कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्पाउस भी आ सकता है, बच्चे भी आ सकते हैं, फादर भी आ सकता है, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, भाई बहन भी आ सकते हैं, उनमें से अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी 80 डीडी इंडिविजुअल के लिए एक एसएससी के अपने लिए नहीं है बल्कि उसके डिपेंडेंट की देखरेख करने का उसमें उस टैक्स बेनिफिट मिलता है। और 80 यू में उसका खुद का, ये खुद के लिए है, ये डिपेंडेंट के लिए है। और अगर हम डीडीबी की बात करें, देखिए इसमें डिसेबिलिटी नहीं है, इसमें कुछ स्पेसिफाइड डिजीज हैं। अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज का एक एसएससी ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली रहते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 80 डीडीबी में डिडक्शन मिलती है। और जब स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट की बात आती है वो उसका सेल्फ का भी हो सकता है और बाकी फैमिली मेंबर या जितने भी डिपेंडेंट की हम बात की गई है उनमें से किसी का भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों सेक्शंस में। देखिए, अपने आज के इस सेशन में हमने चैप्टर 6A के इन सारे सेक्शंस को 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस किया। देखिए, जैसे कि इस क्लास के हमने बिगिनिंग में भी डिस्कस किया था
कि जो एक इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं। सबसे पहले हमें इंडिविजुअल हेड से इनकम कैलकुलेट करनी होती है, फिर क्लबिंग का रूल अप्लाई करने होते हैं, फिर सेट ऑफ करना होता है, फिर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आती है और ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से लेके 80U तक की हमें डिडक्शंस मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट मैं आपको दोबारा फिर से याद कराता हूं कि जब हम सेक्शन 80C से लेके 80U तक के इन डिडक्शंस को क्लेम करते हैं तो इन सारी की सारी डिडक्शंस का जो अमाउंट है वो GTI से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो हर सेक्शन की अपनी एक कैप है। जैसे सेक्शन 80C की कैप है 1,50,000, 80D में आप 25,000 पेरेंट्स के साथ और डिडक्शन ले सकते हो, यानी अलग अलग सेक्शन की एक कैपिंग है। लेकिन अगर सारे सेक्शंस को मिला के हम अपनी डिडक्शंस की बात करें तो उसका अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की डिडक्शंस लेस करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम आएगी और उस टैक्सेबल इनकम पे हम इंडिविजुअल की एज के अकॉर्डिंगली स्लैब रेट अप्लाई करके उसके टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्लास में तो मेनली हमने पॉइंट डिस्कस किए कैलकुलेशन के। देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटिंग और टैक्सेशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है। तो इस क्लास में तो हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट्स को प्रोफेशनली रिटर्न फाइल करनी सीखनी है, उसमें इनकम टैक्स भी है, GST भी है, तो हमारे इनमें से किसी भी कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। हमारे कोर्सेज की डिटेल के लिए एक बार जरूर आप हमारी वेबसाइट onlinecca.com को विजिट कीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।